चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस लेक्चर में फिर से हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर जेएसएससी जेईई में जो पूछा गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो 23 वाला एग्जामिनेशन था 23 अक्टूबर वाला, तो फर्स्ट शिफ्ट का 120 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिया है। 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का था और 40 क्वेश्चन जो था जीके जीएस रीजनिंग एंड जनरल साइंस का, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जितनी भी जेएसएससी से वैकेंसी जाएगी उसमें सबके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वो वाला वीडियो का लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर लिंक आइकन पे दिया है, आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं। तो आज भी हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और आज नया शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे 20 क्वेश्चन। तो इसमें भी 120 क्वेश्चंस है और जैसे जैसे आगे कवर होते जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो डिटेल्स में एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। ये जो न्यू शिफ्ट है उसका 20 क्वेश्चंस ये जनरल इंजीनियरिंग का है, और जैसे ही ये पूरा कवर हो जाएगा हर एक शिफ्ट का जनरल इंजीनियरिंग जीके जीएस रीजनिंग, तो फिर हम लोग ब्रांच पेपर कवर करेंगे सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का। और अगर आप जेई का या फिर जेएसएससी की कोई भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 40 क्वेश्चंस जो है नीचे में 80 क्वेश्चंस के बाद वो आपके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस का पैटर्न जो है एकदम सेम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, सीएचएसएल हो, मैट्रिक लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, या फिर जो भी एग्जामिनेशंस है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, तो इन सब की जितनी भी वैकेंसी आने वाली उसमें अगर जीके जीएस रीजनिंग का सिलेबस है तो जनरल साइंस का, तो वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। 40 क्वेश्चंस जो हम लोग लास्ट में किए हैं, तो उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर आप सीजीएल एस्पिरेंट हैं या फिर जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स हो सकता है और आप प्रीवियस ईयर कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नया शिफ्ट का क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है ये सिविल का शिफ्ट में पूछा गया है, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी शिफ्ट हम लोग करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, माइनिंग है, तो या फिर आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये कॉमन क्वेश्चंस है और कोई भी ब्रांच हो सबके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है उसमें आपका ये क्वेश्चंस आ सकता है। तो चलिए इस टाइप का ही पैटर्न आ सकता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 31 अक्टूबर वाला, क्योंकि 23 वाला हम लोगों ने कवर कर लिया। पहले हम लोग सिविल का कर रहे हैं, हालांकि मैकेनिकल का इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था लेकिन, और इलेक्ट्रिकल का भी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पहले सिविल का करेंगे, इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाला जो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अच्छे से कवर करते हैं एक एक करके 20 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, एज पर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ PM10 इन इंडस्ट्रियल एरिया इन ए डे मस्ट बी लेस देन। तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो कंसंट्रेशन अगर PM10 है और अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो जो कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, लेस देन। तो ऑप्शन दिया हुआ है 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड विथ ए UDL W फॉर इट्स इंटायर लेंथ L इज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है और इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL W इस L लेंथ पर
एक्ट्स हो रहा है। तो सबसे पहले एक बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे जो फोर्स एक्ट्स हो रहा है, लोड लग रहा है, तो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और यहाँ से इंटायर लेंथ मीन्स यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस पे क्या है, लग रहा है यूडीएल डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो है इस पॉइंट पे, जो मैंने पॉइंट बतलाया अभी, वहाँ पर लग रहा है। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, तो एल पे अगर सिर्फ लगता है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता। अगर एल बाई 2 पर लगता यही चीज़, एल लेंथ पे एक्ट हो रहा है और फोर्स लोड, तो क्या होता है, इसका जो मोमेंट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, और अगर एल बाई 2 पे होगा तो एल की जगह पर क्या करेंगे हम लोग, एल बाई 2 कर देंगे, तो डब्ल्यू एल बाई 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एल लेंथ पे पूछ रहा है, तो क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए होली सबमर्ज्ड बॉडी हैज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी, द बॉडी इज इन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। अगर कोई भी बॉडी पूरा पानी में डूबे रहता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी फोर्स होता है, तो उसका जो रिलेशन होता है वो 3 कंडीशन होता है उसका। क्या क्या होता है, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, ए होली सबमर्ज्ड बॉडी, पूरा डूबा हुआ बॉडी है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बिलो द सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी हो रहा है। मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी से नीचे है, तो बॉडी जो है वो किस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो अगर ये वाटर है और बॉडी, ये बॉडी है, ये पूरा डूबा हुआ है, तो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मीन्स नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी क्या है, ऊपर है। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है तो बॉडी जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है तो बॉडी क्या होता है, और ब्यूयेंसी जो होता है सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी, और वो नीचे रहता है, तो बॉडी क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ब्यूयेंसी जो होता है, सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी या ब्यूयेंसी फोर्स जो होता है, वो अगर एक ही पॉइंट पे दोनों एक्ट्स होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बिलो है सेंटर ऑफ ब्यूयेंसी का, तभी मैं फिगर से बतला कि ये जो है ये वाटर है और ये जो है बॉडी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, और ब्यूयेंसी फोर्स क्या है, ऊपर है। ब्यूयेंसी फोर्स से नीचे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जब ब्यूयेंसी फोर्स ऊपर रहेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के नीचे की तरफ एक्ट्स होगा, तो क्या होगा, बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर यही चीज़ उल्टा होगा, अपोजिट होगा, मीन्स जी क्या होगा, एबव हो जाएगा और बी क्या होगा, नीचे हो जाएगा, तो बॉडी क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर दोनों एक ही पॉइंट पे होगा तो वो क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो इसका सिंपल आंसर है, अगर आपको पता है तो आप टिक करेंगे, और अगर आपको पता नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप कर देंगे। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है सॉइल्स का, वो 18 क्लासिफिकेशन किया गया एज पर IS कोड बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्रीफाइड सीवर पाइप्स आर यूज्ड फॉर। तो सीवर पाइप जो होता है मीन्स जो सीवेज सिस्टम होता है उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विट्रीफाइड सीवर पाइप किस में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन है लॉन्ग लेंथ विथ स्मॉल डायमीटर,
नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट लेंथ विथ लार्ज डायमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट लेंथ विथ स्मॉल डायमीटर। तो विट्रीफाइड सीवर पाइप जो है वो शॉर्ट लेंथ मीन्स छोटा लंबाई और छोटा डायमीटर के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है व्हाट इज एन ऑफसेट इन सर्वेइंग। ऑप्शन है लाइन्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क्स। तो ऑफसेट जो है सर्वेइंग में उसका क्या काम रहता है। तो ऑप्शन में दिया है लाइन्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क। वर्क के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए लेटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सर्वे लाइन। तो जो ऑफसेट होता है इसका मेन वर्क जो होता है लेटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सर्वे लाइन। अगर हम लोग क्या करते हैं एक ऑफसेट दूसरा ऑफसेट तीसरा ऑफसेट लेते हैं तो हम लोग आगे सर्वे करते जाते हैं तो क्या करता है लेटरल डिस्टेंस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्वे लाइंस का वो जो होता है वो क्या होता है एक ऑफसेट होता है। लेटरल डिस्टेंस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्वे लाइन से वो क्या होता है उसका ऑफसेट होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑफसेट क्या होता है लेटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सर्वे लाइन। अगर हम लोग यहाँ से सर्वे कर रहे हैं और ये हमारा क्या है सर्वे लाइन है तो इसका जो और यहाँ से करते हुए इधर आ गए या फिर यहाँ से करते हुए इधर आ गए तो लेटरल डिस्टेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा सर्वे लाइन का तो वो ऑफसेट कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन कर करके सारे क्वेश्चंस कवर कराऊँ जो भी क्वेश्चंस है ताकि आप लोगों को सॉल्व करना ना पड़े। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आप क्वेश्चन नंबर बताइएगा और थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कम्युनिटी पोस्ट आपके लिए कर दूंगा। एक कैंडिडेट से एक स्टूडेंट से जिन्होंने पूछा है नाम तो मुझे अभी याद नहीं है उन्होंने पूछ रहा था कि कंबाइंड करेक्शन का कैसे हम लोग जो एक क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट शिफ्ट वाला जो हम लोग कर रहे थे अब कौन सा पार्ट में किए थे कवर याद नहीं है तो कंबाइंड करेक्शन वाला हम सॉल्व करके कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन था तो उसका सॉल्यूशन बहुत इजी था लेकिन पता नहीं क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा कौन सा बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेटरी रोलर्स आर सुटेबल फॉर कंपेक्शन ऑफ। तो वाइब्रेटरी रोलर्स जो है वो किसके कंपेक्शन के लिए सुटेबल होता है क्योंकि जो रोलर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है और अलग अलग जैसे सिंपल रोलर होता है जो सॉइल का हम लोग कंपेक्शन करते हैं नॉर्मली जैसे एकदम पूरा डस्ट सॉइल रहता है या फिर क्ले सॉइल रहता है तो सबके लिए अलग अलग करते हैं हम लोग कंपेक्शन रोलर का यूज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वाइब्रेटरी रोलर जो है कौन सा सॉइल उसमें कंपेक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा सॉइल का कंपेक्शन करने के लिए वाइब्रेटरी रोलर सूटेबल होता है यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ग्रेनुलर सॉइल मीन्स थोड़ा दानादार जो मिट्टी होता है उस सॉइल का जो मीन्स थोड़ा दाना टाइप का दिखता है जिसमें क्रिस्टल जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन टाइप का होता है उस टाइप का अगर सॉइल रहता है तो हम उसमें वाइब्रेटरी रोलर्स यूज करते कंपेक्शन करने के लिए। ये क्वेश्चंस आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टाइप से या फिर पूछ सकते हैं बोल सकते हैं कि आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग से भी ये क्वेश्चंस लग रहा है। हालांकि ये जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है लेकिन सिविल पार्ट का ही ये क्वेश्चंस है। तो वाइब्रेटरी रोलर्स जो सूटेबल होता है ग्रेनुलर सॉइल्स के कंपेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझा दे ताकि आपको समझ में आ जाए और आपका प्रीवियस ईयर कवर भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द थिकनेस ऑफ ग्रेजुएशंस ऑन ए फोल्डिंग टाइप लेवलिंग स्टाफ इज। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल याद रखने वाला है कि जो थिकनेस होता है ग्रेजुएशन ऑन ए फोल्डिंग टाइप लेवलिंग स्टाफ, तो ग्रेजुएशन का जो थिकनेस होता है फोल्डिंग टाइप लेवलिंग स्टाफ का, तो उसका थिकनेस 5 mm होता है। ये आपको याद रखना है। लेवलिंग इक्विपमेंट जो है उसमें से आपको मिल जाएगा, और इसका जो थिकनेस होता है ये 5 mm होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से द ब्रॉड गेज लेंथ एज यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज इज। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया है। द ब्रॉड गेज का जो लेंथ होता है इंडियन रेलवेज में वो होता है 1.676 मीटर होता है। तो यहाँ पर बोला गया है 1676 mm। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर को mm में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ मिलीमीटर। ये आपको पता है। 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर मीटर में पूछा जा रहा है, मीटर में होता है 1.676 एक ब्रॉड गेज का लेंथ। तो इसका जब हम लोग इसको mm में करेंगे तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 1676 1676। तो यही तो पूछा गया यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 1676। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछ दिया यहाँ पर, और यूनिट देख के आप घबराना नहीं, बस थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके क्वेश्चन कवर करें। पिछले शिफ्ट का जो हम लोग कर रहे थे उसमें 1-2 शिफ्ट में थोड़ा समझाने में वीडियो लेंदी हो गया था, तो कुछ क्वेश्चंस में बिना समझाए स्किप किए, बस आपको सिर्फ आंसर बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फॉर ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो आई सेक्शन कैसे होता है, इस टाइप का होता है। मैं बना देता हूँ, आई सेक्शन इसी टाइप का होता है। तो इसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस मीन्स आपको पता है अगर कोई भी फोर्स उस पर टेंजेंशियली एक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। और उसमें जो स्ट्रेस अकर्स होता है वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। तो इसमें जो अगर आई सिमेट्रिकल सेक्शन है, सिमेट्रिकल सेक्शन मीन्स अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये बराबर बराबर हिस्से में बट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल सेक्शन। ये आपको याद रखना है कि सिमेट्रिकल सेक्शन किसको बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल सेक्शन उसी को बोलते हैं कि अगर हम उसको 2 टुकड़े में बांट दें तो दोनों टुकड़ा जो है वो बराबर होगा, चाहे हम लोग एक्स एक्सिस से टुकड़ा करें उसको 2 पार्ट में या फिर वाई एक्सिस से टुकड़ा करें, तो दोनों टुकड़ा क्या होगा, बराबर भाग में बट जाएगा, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल सेक्शन होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट। तो आपको पता है कि कहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम अकर्स होगा, अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है। हम यहाँ से लोड अप्लाई करेंगे इससे, तो जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे तो जब लोड अप्लाई करेंगे नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग अप्लाई करेंगे लोड या फिर कोई भी फोर्स, तो क्या होगा, इसमें जो कंसंट्रेशन होगा वो किसी एक पॉइंट पे होगा और उसी पॉइंट पे स्ट्रेस सारा क्या होगा, स्टोर होगा। तो जो कंसंट्रेशन पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का, जिस पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा हॉल एरिया जो होता है कंसंट्रेशन पॉइंट किसी भी बॉडी का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, द पॉइंट थ्रू विच हॉल एरिया ऑफ द बॉडी इज टू बी एज्यूम्ड कंसंट्रेटेड इज नॉन एज सेंट्रॉइड। तो जहाँ पर बॉडी कंसंट्रेटेड होगा वहाँ पर इसका शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम अकर होगा, और जहाँ पर
बॉडी कंसंट्रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल एरिया का सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको पूरा क्लियर में समझ में आ रहा होगा, क्लियर एकदम, क्योंकि मैं इतना कॉन्सेप्ट के साथ ही बता रहा हूँ। और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड इज। तो क्या पूछ रहा है कि IS कोड जो होता है कंक्रीट में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में RCC डिजाइन जो हम लोग करते हैं तो कोड बुक यूज करते हैं 456 एंड 2000। तो इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है डेड लोड के लिए लिमिट स्टेट कोलैप्स मेथड से हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर लोड कम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो लिमिट स्टेट मेथड में जो डेड लोड और लाइव लोड का कम्बिनेशन होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1.5 होता है एज अकॉर्डिंग टू सेफ्टी ऑफ फैक्टर। तो सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो पूछ रहा है यहाँ पर 1.5 होगा अगर हम लोग डेड लोड और लाइव लोड को कंबाइंड कर दें तो, एज पर IS 456/2000। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टिप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑब्टेन्ड फॉर, ऑप्शन है यूनिफॉर्म सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, गैप ग्रेडेड सॉइल। तो स्टिप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो ऑब्टेन्ड होता है किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म सॉइल के लिए। यूनिफॉर्म सॉइल के लिए स्टिप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइन द एवरेज रेनफॉल डेप्थ ओवर एन एरिया। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, कौन से एक्यूरेट मेथड होता है एवरेज रेनफॉल डेप्थ निकालने के लिए किसी भी एरिया का। तो आइसोहाइटल मैप मेथड जो होता है ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए, डेप्थ ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का डेप्थ, अगर रेनफॉल का डेप्थ निकालना रहता है तो सबसे सूटेबल मेथड जो होता है वो डिटरमाइन करने का कौन सा होता है, आइसोहाइटल मैप मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चंस आपका इन्वायरमेंटल 2 से है, मीन्स बोल सकते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग से है ये क्वेश्चंस, और इन्वायरमेंटल में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज फ्रॉम ए ट्यूबवेल जनरली वेरीज बिटवीन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्यूबवेल मीन्स चापानल जो होता है उसमें जो डिस्चार्ज वेरी करता है कितना से कितना के बीच में वेरी करता है, पर सेकंड पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 40 से 50 लीटर पर सेकंड वेरी करता है। अब इसमें डिस्चार्ज पूछा जा रहा है तो लीटर पर सेकंड पूछ रहा है, तो 40 से 50 इसका जो डाटा है बुक में भी वो 40 एंड 50 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज होता है एक ट्यूबवेल का पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चंस याद रखने वाला, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, डाटा वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टैक्स द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील टू बी। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स ई का जो वैल्यू है, ई का जो इलास्टिक मॉडुलस का वैल्यू होता है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। इसका
जो कोड बुक है, आप इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। या फिर कहीं भी हम लोग जो लेटेस्ट कंसीडर करते हैं नहीं दिया रहता है तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर ही कंसीडर करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सप्रेस द प्रेशर हेड of 100 meter of water as a liquid of specific gravity 1.5। अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द प्रेशर हेड 100 मीटर ऑफ वाटर एज ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। अगर प्रेशर हेड 100 मीटर है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है तो हाँ, यहाँ पर पूछा हाइट जो है वो 100 मीटर है और प्रेशर हेड निकालना है। तो प्रेशर हेड जो होगा वो H/, एक फॉर्मूला होता है ना, ρg/h। तो यहाँ पर H/ जो होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी g हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो 100/1.5 जब हम लोग करेंगे 100/1.5 तो इससे आपका जो वैल्यू आएगा वो 66.67 मीटर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है और फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 15 kg ओवन ड्राइड कोर्स एग्रीगेट सैंपल इज सब्जेक्टेड टू एन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट आफ्टर द टेस्ट। मीन्स एक ओवन ड्राइड कोर्स एग्रीगेट सैंपल को के एग्रीगेट को क्या इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट किया जाता है। 15 kg है उसका वेट। तो टेस्ट करने के बाद उसका जो वेट होता है वो उसका जो सैंपल फ्रैक्शन जो होता है पासिंग द 2.36 mm sieve, तो वो क्या होता है 6.3 kg। वो अगर 2.36 mm के sieve से पास कराया जाता है तो पासिंग फ्रैक्शन जो होता है वो 6.3 kg उससे पास कर जाता है। व्हाट इज द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालना है। तो 15 kg का 6.3 kg जो है वो कितना परसेंट होगा, बस वही तो निकालना है। तो इसको बस परसेंटेज वाला हिसाब है तो आप इसको निकाल सकते आराम से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 42% होगा। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट कन्वर्जिंग स्ट्रीम लाइन्स डिनोट। स्ट्रेट कन्वर्जिंग स्ट्रीम लाइन जो होता है वो क्या डिनोट करता है, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये सेकेंड शिफ्ट का है हम लोगों का। और जैसे जैसे कवर होते जाएगा तो फिर हम लोग ब्रांच पेपर भी कवर करेंगे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंटिलीवर बीम द मेजर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। कंटिलीवर बीम जो होता है तो उसमें मेजर रिइंफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो एबव द न्यूट्रल एक्सिस। कोई भी बीम है तो आपको पता है कि ये जो होता है ये न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस के एबव जो है वो मेजर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है कंटिलीवर बीम में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस याद रखने वाला है और समझने वाला है। तो लास्ट 1 क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर जो है वो है, व्हाट शुड बी द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ए गुड टिम्बर प्रिजर्वेटिव। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है गुड टिम्बर का वो कितना होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 6 mm टू 25 mm, 6 mm टू 25 mm। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर और ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।